स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात उन तमाम हस्तियों से कराई जाए जिन्होंने अपने हुनर के बल पर कला, शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन के क्षेत्र में नाम तो कमाया ही है, साथ ही इस प्रदेश का नाम भी रोशन किया। लेकिन आज के हमारे इस खास एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स से जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों तक मदद पहुंचाई है। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तराखंड में मेडिसिन मैन के नाम से प्रसिद्ध फायरमैन मनीष प्रसाद पंत से। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो है तो उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा। जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस के अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में ये कार्यरत है, लेकिन अपने जो पुलिस विभाग है उसकी मदद के साथ साथ ये न जाने इस वक्त हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड में मेडिसिन मैन के नाम से जाने जाने वाले फायरमैन मनीष पंत से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सोनाली। तो मनीष जी, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि फायरमैन होने के बावजूद आप अब मेडिसिन मैन के नाम से उत्तराखंड में जाने लगे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन संजीवनी की आपने शुरुआत की, क्या है ये ऑपरेशन संजीवनी? ऑपरेशन संजीवनी एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम जो नीडी लोग हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है उन तक मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। चाहे वो दूर दराज दुर्गम इलाकों में उत्तराखंड के हों, वो अगर हमें डॉक्टर का पर्चा प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर सेंड करते हैं तो हम उन तक मेडिसिन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये है ऑपरेशन संजीवनी। और इसकी जो शुरुआत हुई जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पड़ोस में, मैं तो ड्यूटी पे था, लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को ज़रूरत पड़ी। उनका बीपी शूट कर गया था तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी और मेरे लिए कॉल आया। तो पूरे जितने मेडिकल शॉप थे वो सब बंद थे, तो मैं किसी हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली और फिर वहाँ तक पहुँचाई उन बुजुर्ग महिला तक। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको मेडिसिन की ज़रूरत होगी और वो उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ बीमार होंगे। और तब इस ऑपरेशन की शुरुआत की फेसबुक पेज के माध्यम से, और फिर उसमें कहा कि अगर किसी को भी अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन सेंड करे और हम उसको वहाँ तक मेडिसिन पहुँचाएंगे। तब से लगातार जो है वो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और हम दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बताया कि किस तरह से आपने जब आपके पड़ोस में एक घटना घटी और उसी के आधार पर आपने सोचा कि ऐसे तमाम लोग होंगे जिनको ज़रूरत होगी इस वक्त दवाइयों की। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत में तो ठीक है आपने मदद करी लोगों की, लेकिन इसको पूरा स्ट्रैटेजी की तरफ से कहीं ना कहीं इसको मजबूत करना, फिर आपने कहा सोशल मीडिया का आपने सहारा लिया, तो किन किन लोगों ने आपकी मदद की इस पूरे अभियान के दौरान कि आज ये इतना अभियान आगे चलकर काम कर रहा है, लोगों के बीच आप जाने जाते हैं और साथ ही साथ आप आज बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं? अभी तो इनिशियल फेज़ पे तो हमें खुद नहीं पता था कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। पहले तो देहरादून तक ही सीमित रखने का विचार था, क्योंकि फेसबुक मैसेज था कि देहरादून के अंडर जितने हैं, लेकिन फिर आने लगा कि उन इलाकों में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की सीमा को हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, वो प्रोटोकॉल था कोविड-19 के दृष्टिगत, तो हमने जो प्रेस के वाहन थे, जो एसेंशियल सर्विसेज के वाहन थे, या जो दुग्ध वाहन वगैरह होते हैं, या कई बार किन्हीं लोगों का पास बन जाता है अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, तो उनको अप्रोच किया और उनके थ्रू हमने डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक हमने दवाइयाँ पहुँचाई। वहाँ पे जो मेरे साथी थे, मैं उन्हें कॉल कर देता था, अपने कलीग जो थे, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से थे, वो ट्रैफिक से थे, वो फायर स्टेशन से थे, उनको कॉल कर देता था, वो वहाँ पे जाके दवाई ले लेते थे और फिर आगे थाना चौकी को वहाँ तक पहुँचा देते थे, और वहाँ से फिर किसी एसेंशियल सर्विसेज के वाहन में वो उस तक जो नीडी आदमी था वहाँ तक पहुँच जाती थी। मैडम, तो मनीष जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि धीरे धीरे जब आपका लोग आपसे जुड़ते चले गए, कैसे आप जानने की कोशिश करते थे कि ये वैलिड है, कहीं ना कहीं उनका प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मंगा कुछ रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है? तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता होगा कि सही व्यक्ति को सही दवा सही वक्त पर पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर किसी भी आदमी को अगर गलत मेडिसिन पहुँच जाए तो जितने लोगों को मेडिसिन पहुँचा दिए, एक धब्बा वो पूरे मिशन को बर्बाद कर सकता है।
तो हमने ये किया कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं भेजी जाएगी। तो पहला तो यही है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कोशिश किया हमने उन डॉक्टरों से जिन डॉक्टरों ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उन तक पहुंचने की। कई बार उनको भी पहुंचे और उनको बोला कि क्या ये वही मेडिसिन है जो हम ले रहे हैं, उनसे वेरीफाई किया, फिर खुद वेरीफाई किया, फिर जो पैकिंग था उसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखा कि किसी की मेडिसिन किसी के अंदर ना पहुंच जाए। और जब लास्ट नीडी आदमी तक वो मेडिसिन पहुंचती थी तो उसको भी कॉल करके पूछते थे कि क्या ये वही मेडिसिन है जो आप खा रहे हैं। तो इस तरीके से वो पूरा वैलिड हो जाता था और लास्ट में ऐसा रहता था कि अगर वो मेडिसिन नहीं है तो कृपया खाएं नहीं इस चीज़ को। तो अच्छी बात ये रही कि अभी तक जितने भी दवाइयाँ पहुँचाई है वो सब सही, सुरक्षित और अच्छे तरीके से पहुँचाई गई। मनीष, जानना चाहेंगे आपसे कि चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिले, क्योंकि कई बार तो आपको पास में ही जाकर दवाई ड्रॉप करनी होती थी, लेकिन कई बार हमने ये भी सुना है आपने कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और वहाँ जाकर आपने दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाई है। तो इस दौरान मौसम है, सड़कें हैं, रास्ता है, किस तरह से तमाम चैलेंजेस उस वक्त आपके सामने आते रहे? सबसे पहले ये था कि जब भी हमारे पास मेडिसिन पहुंचती थी, अगर वो किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो जाहिर सी बात है वो उसके नियर बाई क्लिनिक पे ही मिलेगी। कई बार अदर क्लिनिक में ढूंढने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता था उसका। तो उस डॉक्टर से वहाँ तक उस क्लिनिक तक अप्रोच करना, फिर वहाँ से दवाइयाँ लेना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता था कि मेडिसिन या वो डॉक्टर कहाँ बैठते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था। दूसरा था कि लोगों तक पहुंचाना। अदर डिस्ट्रिक्ट में तो हमने प्रेस की गाड़ियों से पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ देहरादून में भी कहीं तमाम इलाके ऐसे हैं जो दूर दराज, चक्राता, त्योने के इलाके हैं जहाँ तक कि प्रेस की गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। या कई बार हमने तो एक व्हीकल के लिए 5 दिन वेट किया था कि कोई एसेंशियल सर्विसेज का व्हीकल वहाँ जाए और वो हमें मिला नहीं। तो वो हिमाचल वगैरह से कुछ मंगाते होंगे अपने लिए, तो वहाँ तक जा नहीं पाए। तो हमने अब की बार जो हमारे आईजी सर है श्री अमित कुमार सिन्हा सर, उनसे परमिशन लिया कि सर हमें एक राजकीय वाहन दे दिया जाए, क्योंकि एक तो रोड बहुत ख़राब थी और दूसरा कई बार वेदर भी साथ नहीं दिया। तो वहाँ से हमने गाड़ी से वहाँ तक मेडिसिन पहुँचाई। जो दूर दराज के इलाके थे उनको नियर बाई मार्केट में आने को कहा कि आप वहाँ तक आ जाइए, वहाँ हम आपको दवाइयाँ दे देंगे। तो बानपुर जैसे कुछ इलाके हैं या त्यूणी जैसे इलाके हैं, तो वहाँ पे हमने लोगों को बुलाया कि आप अपनी मेडिसिन लेने वहाँ तक आ जाए। तो वहाँ तक हमने मेडिसिन पहुँचाई। कई बार तो जितना हम खाने के लिए ले जाते थे अपने लिए, वो कुछ ख़त्म हो जाता था। तो कुछ अल्टरनेट, कुछ बिस्किट, फ्रूट वगैरह अपने साथ रखते थे और रास्ते में वही आके खाते थे। मेरे साथ मेरे विपिन जो दोस्त हैं और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मैं व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता था, वो अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते थे। तो हमने तकरीबन 2 दिन में 468 किलोमीटर भी सफ़र तय किया इन मेडिसिन पहुंचाने के लिए। ये कुछ चैलेंजेस थे। मनीष जी, जानना चाहूँगी, जब आप दवाई पहुँचाते थे ज़रूरतमंदों तक, तब उस वक्त उनका किस तरह से रिएक्शन होता था, कितनी खुशी उनको होती थी? क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, दवा ऐसी है कि उसके बिना इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता। तो ऐसे में जब आप या आपके साथी वहाँ तक पहुँचाते थे तो लोग किस तरह से रिस्पॉन्स आपको देते थे, किस तरह से सराहना करते थे? उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स होता था कई बार। और कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपनी दवाइयों को ख़रीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो कई बार हमारे पास ऐसे कॉल आए कि सर 1 हफ़्ते की दवाई भिजवा दीजिए। हमने कहा लॉकडाउन 1 महीना चलने वाला है, आप 1 हफ़्ते में कैसे मैनेज करेंगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास इतनी ही गुंजाइश है। तो बड़ा धक्का सा लगता था, झकझोर देता था पूरे मन को। तो हमने कोशिश किया कि वहाँ तक दवाई भी पहुँचे और उन लोगों तक राशन भी पहुँचे। तो हमने ये कुछ भी किया और उनका बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत इमोशनल रिस्पांस मिलता है, जिससे इस कार्य को करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। मनीष, अब लॉकडाउन फोर्स शुरू हो चुका है और आवश्यक चीज़ें तो हालांकि शुरुआत में भी कभी भी बंद नहीं हुई, लेकिन अब एक्सेस ज़्यादा है, ज़्यादा समय के लिए बाज़ार खुला है। अब किस तरह से आपका ऑपरेशन संजीवनी काम कर रहा है? क्योंकि अब काफ़ी लोगों तक तो वो खुद ही दवा ले सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर दवा की जो दुकान है वो दूर है। क्या अभी भी आपके पास मदद की वो कॉल्स अभी भी आते हैं या लोग संपर्क करते हैं? अभी भी मेरे पास मदद के कॉल आ रहे हैं। आज भी कुछ मेडिसिन पहुँचानी है। और प्रॉब्लम ये है कि अब गांव में ज़्यादा दहशत आप एक लगा लीजिएगा कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, जो कि बाहर तक नहीं जा रहे हैं। प्लस इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एसेंशियल सर्विसेज का है, लेकिन लोगों का नहीं है। तो लोग अभी भी अप्रोच कर रहे हैं कि किसी तरह उनके बिना वो ख़तरे में आए उन तक दवाइयाँ पहुँच जाए। तो अभी भी चल रहा है और लगता है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारा ये ऑपरेशन संजीवनी चलता रहेगा।
तो मनीष जी, इस दौरान हम जानना चाहेंगे कि कई ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे या कई ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आप आज तक नहीं भूल पाए होंगे, जहाँ पर आपको बहुत हिफाजत से दवा को पेशेंट तक पहुँचाना पड़ा होगा या फिर बहुत ध्यान रखा गया होगा तमाम चीज़ों का। तो ऐसे हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताएं जो आप ताउम्र याद रखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि ऑपरेशन संजीवनी के दौरान हमें जो चैलेंजेस हुए इनको ताउम्र हम याद रखेंगे। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि हिमालयन हॉस्पिटल में एक मरीज़ की सर्जरी हुई थी और उसको पोस्ट सर्जरी कुछ ज़रूरी इंजेक्शन लगने थे। मेरे पास शाम को ये कॉल आया कि जो इंजेक्शन है वो जेनेरिक इंजेक्शन उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर एक इंजेक्शन वो वहाँ तक पहुँचाना है। तो शाम को कॉल आया, मैंने जितने अपने साथी थे उनसे कांटेक्ट किया कि ये इंजेक्शन चाहिए। तो जिन जिन भी मेडिकल शॉप पे वो इंजेक्शन थे, सुबह 11:30 बजे तक वो इंजेक्शन सब एक शॉप पे कलेक्ट कर लिया था। 2 बजे डोज़ पहुंचनी थी और 2 बजे ठीक हम यहाँ से एक गाड़ी में जाके उस डोज़ को जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उन डॉक्टर के सपोर्ट किया और डॉक्टर खुद वहाँ तक रिसीव करने आए थे उन डोज़ को। तो ये बहुत बड़ा एक टास्क था हमारे लिए, जो कि हमें कुछ नहीं पता था क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज एक ये भी है कि दिल्ली से कुछ मेडिसिन मंगानी और उनको आइस बॉक्स में लाना है, और आइस बॉक्स में वो वाली मेडिसिन एक तो महंगी है, उस परिवार पे उतना बर्डन भी ना पड़े। तो अभी तक जो नॉर्मल जो व्हीकल चल रहे हैं उसमें आइस बॉक्स लाना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रात को जो वहाँ से मेडिसिन की कोई वैन चले जो भी, उसको हम उस मेडिसिन को उसके थ्रू यहाँ तक पहुँचा दें। रात को इसे रिसीव करके उसे सुरक्षित स्थान पे रख दें और नेक्स्ट डे हम उसे हिमालयन हॉस्पिटल तक या जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ तक पहुँचा दें। तो मनीष जी, हमने ये भी देखा कि आपके इस पूरे ऑपरेशन संजीवनी को सोशल मीडिया पर भी बहुत सराहना मिली और जगह जगह से आप के लिए अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं लोगों ने व्यक्त किया, साथ ही साथ आपको बहुत सराहा गया। तो इससे कितनी प्रोत्साहन मिलता है, कितनी प्रेरणा मिलती है आगे इस काम को और अच्छे से करने के लिए? और जो अप्रिसिएशन होता है वो एक बूस्टर का काम करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और इस मुहिम को विद्युत जामवाल और बॉलीवुड की फेमस जो गायिका हैं आकृति, सुकृति और प्रकृति कक्कर जी ने, उन्होंने भी बहुत सराहा है। Manish, great respect, brother. You are the modern day superhero. Everybody, he has delivered medicines in the far east areas of Uttarakhand. Just like Hanuman got the Sanjeevani, he delivered medicines and other essentials to all the needy older people, and he called it the Operation Sanjeevani. Great respect, Manish. I am a fan of yours. तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ, हमारे काम को कोई सराह रहा है और हम सोचते हैं कि इस काम को और दुगनी एनर्जी से हम आगे बढ़ाएं और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, हो सकता है उनके इंटीरियर में किसी को ज़रूरत पड़े और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो दवाइयाँ अवेलेबल हो, तो फिर यहाँ से वहाँ ना भेजनी पड़े। तो ऐसी अगर प्रेरणा अगर मिलती रहेगी तो बहुत लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो मनीष जी, आपके विभाग की बात करें, अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग जो उत्तराखंड पुलिस का एक अहम अंग है, ऐसे में आपने जब अपना, क्योंकि आप एक पुलिसकर्मी ही हैं, फायर कर्मी भी एक पुलिसकर्मी होता है, तो किस तरह से आपने लॉकडाउन के दौरान, आपकी ड्यूटी भी थी और आपने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाने का, किस तरह से आपके विभाग ने आपका साथ दिया, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया जिससे आपका ये काम रुके नहीं बल्कि निरंतर बढ़ता जाए? बिल्कुल, जो मेरी जनरल ड्यूटी थी उसको तो मुझे करना ही था, उससे तो पीछे कहीं हट नहीं सकता था। प्लस जो लॉकडाउन के जो आवर्स रहते हैं, जो फ्री आवर्स रहते हैं जिस पे कि हम सामान वगैरह ले सकते हैं, उसी आवर्स में मुझे दवाइयाँ कलेक्ट करनी थी, तो वो भी एक चैलेंज था। लेकिन जो मेरे ऑफिसर्स हैं, जो हेडक्वार्टर लेवल पे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब उनसे कहा गया, कई बार व्हीकल के लिए कहा गया, कई बार मेडिसिन लाने के लिए परमिशन या डिलीवर करने के लिए परमिशन, तो उन्होंने हमेशा इस मुहिम को अपना पूरा सहयोग दिया और आई एम थैंकफुल टू दोज कि उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया कि आज तक ये मुहिम इस तरीके से चल रही है। तो मनीष जी, हम जानना चाहेंगे आपसे एक आखिरी सवाल कि लॉकडाउन 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं हम सभी कि कोरोना का ये काल, महामारी का ये समय जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जो आपका ऑपरेशन संजीवनी है वो आगे भी काम करता रहे। इसके लिए आप क्या कुछ आगे के लिए सोच रहे हैं? किस तरह से ज़रूरतमंदों तक आप आगे भी दवा पहुंचाते रहेंगे? इसको लेकर कोई तैयारी क्या चाहते हैं, क्या कुछ करेंगे आप आगे चल के? मैं कोशिश करूंगा कि इस मुहिम को आगे भी जारी रखूं। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे जो दोस्त हैं, जो रियली इस
बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं थोड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल हर्डल्स रहती है। इनिशियली आपको दवाई खुद से परचेज़ करनी पड़ती है। इवन मेरी जो सैलरी है वो एक सैलरी से ज़्यादा तो इसमें खर्च हो ही गई है। तो ऐसे कुछ वॉलंटियर्स, ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ जज्बे वाले लोग अगर इसमें जुड़े तो ये मुहिम आगे बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये मुहिम चलती रहे और उन लोगों तक मेडिसिन पहुँचती रहे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मनीष जी, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने बताया कि किस तरह से आप लगातार ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी निरंतर आपका ये ऑपरेशन जारी रहे। हमसे आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सोनाली जी, थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये मनीष जी के साथ जो हमने बातचीत की बेहद पसंद आई होगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि मनीष जी जिस तरह से काम कर रहे हैं आप भी उससे प्रोत्साहित हों और ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोरोना के इस महामारी के समय में मदद पहुंचाएं।